जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? और बताइए, और हाल चाल क्या है? और सब ठीक है? मेरी क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? समझ में आ ही रहा होगा। हिस्ट्री, मॉडर्न इतिहास अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज जो है हम लोग अभी तक 2 चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। 2 चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। पहला चैप्टर जो भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ था उसके बारे में पढ़े, और दूसरा चैप्टर जो है 18वीं सदी के भारत में पढ़े। 18वीं सदी के भारत में पढ़े। तो साथियों, आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को नहीं देखते हैं, और अगर वीडियो को देखते भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं कीजिए, लेकिन क्लास कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। जब आपको अच्छा लगने लगेगा, जब आप डेली क्लास कीजिएगा तो एक न एक दिन सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, है कि नहीं? ऐसे हम तो डेली के क्लास में बोलते हैं कि आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन आप नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई अच्छा चलना चाहिए, और डेली क्लास कीजिएगा तो एक न एक दिन आप अवश्य कर दीजिएगा। एक न एक दिन तो कर ही दीजिएगा सब्सक्राइब। और ठीक है, और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या? भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। ये अगला टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, और उसके बाद भारत के वायसराय, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, जैसे कि हमने ये देखा था कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, और सबसे पहले जब पुर्तगाली आई, पुर्तगाली कंपनी जब व्यापार करने के लिए आया भारत, तो जिस तरह से व्यापारी कंपनी जब पुर्तगाली भारत आई थी व्यापार करने के लिए, तो उसके नियंत्रण में रखने के लिए गवर्नर का पद लाया गया था। गवर्नर का पद लाया गया था, है ना? जैसे कि पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़े थे, जैसे कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये सब जो है पुर्तगाली गवर्नर बना था। उसी प्रकार से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करने के लिए आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, और जब ये 18वीं सदी के आसपास में, 18वीं सदी के आसपास में ये भारत के कई सारे भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। और उसके बाद जब ये कंपनियां भारत में व्यापार करना प्रारंभ करती है, ये कंपनियां भारत में व्यापार करना प्रारंभ करती है, तो इस कंपनी के ऊपर भी नियंत्रण रखने के लिए गवर्नर का पद लाया जाता है। गवर्नर का पद लाया जाता है। और जैसे कि आपने पिछले क्लास में ये पढ़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने आई तो सबसे पहले बंगाल को अपने कब्जा में लिया। सबसे पहले बंगाल को कब्जा में लिया। वो कंपनी पहले जो है यहाँ के राज्यों के राजाओं के साथ, नवाबों के साथ दोस्ती मित्रता करती थी, और मौका के तलाश में रहती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप समझेंगे तो ये पाएंगे कि वो मौका के तलाश में रहती थी, और जब मौका मिलता था तो वह क्या करती थी? आक्रमण कर देती थी। आक्रमण करके जो है उस साम्राज्य को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। जैसे कि बंगाल के बारे में ही आपने ये पढ़ा था कि जब बंगाल में अलीवर्दी खां का शासनकाल रहता है, अलीवर्दी खां का शासनकाल रहता है ना? अलीवर्दी खां के समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के ऊपर आंख उठा करके नहीं देखती है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किले का निर्माण कर रही होती है, और अलीवर्दी खां जब रोक देता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रुक जाती है। वो किले का निर्माण करना बंद कर देता है अलीवर्दी खां के डर से, अलीवर्दी खां के डर से। और जब जैसे जैसे मतलब निधन होते जाता है, अगला नवाब बनते जाता है, जैसे कि अलीवर्दी खां का निधन हो गया, उसके बाद जो है आने वाला समय में बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला बना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि हम सिराजुद्दौला से भी नहीं जीत पाएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि हम सिराजुद्दौला से नहीं जीत पाएंगे। तो उसने क्या किया कि सिराजुद्दौला के आसपास के लोगों को भड़काना चालू किया। सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रच करके उसको भड़काना चालू किया, और षड्यंत्र के तहत सिराजुद्दौला के आसपास के लोगों को सिराजुद्दौला के खिलाफ भड़काकर अपने आप में मिलाने का कोशिश किया, अपने तरफ मिलाने का कोशिश किया। और षड्यंत्र के तहत हुआ भी यही कि मीर जाफर को भड़का दिया। उसकी मौसी जो घरसेटी बेगम थी, और उसका एक मौसी का बेटा साकेत जंग था, शौकत जंग, उसको भड़का दिया, और उस सबको षड्यंत्र के तहत जो है अपने पक्ष में कर लिया। और जब प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, जब प्लासी का युद्ध होता है, तो उस प्लासी के युद्ध के तहत जो है बंगाल पर कब्जा किसका हो जाता है? सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार जाता है सिराजुद्दौला, और उसके बाद बंगाल को अपने कब्जा में
अंग्रेज कर लेता है, बंगाल को अपने कब्जा में अंग्रेज कर लेता है। तो इसी प्रकार से बंगाल को भी अपने कब्जा में किया, उसी प्रकार से अवध को भी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। जब अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बना, वाजिद अली शाह जब वहां का अंतिम नवाब बनता है, और उसके बाद अवध में क्या होता है, गोद निषेध प्रथा लागू नहीं हो रहा था, गोद निषेध प्रथा लागू नहीं हो रहा था। ये सब तमाम जो कहानियां हैं, ये सब चीजों को हमने पिछले क्लास में बता रखा है, फिर से बता देते हैं। जब वहां पे गोद निषेध प्रथा लागू नहीं हो रहा था, तो उसके बाद जो है जेम्स आउटरम के रिपोर्ट पर अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को क्या करता है, अंग्रेजी कंपनी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेती है। उसी प्रकार कर्नाटक, जिसको मैसूर के नाम से जाना जाता था, मैसूर में भी क्या करता है, मैसूर में भी जब इसके साथ युद्ध होता है, टीपू सुल्तान के साथ जब युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर होता है, और जब आंग्ल मैसूर युद्ध जब होता है, आंग्ल मैसूर 4 युद्ध हुआ है ना, और जब चौथा युद्ध में 1799 के आसपास में टीपू सुल्तान जब मारा जाता है, तो फिर मैसूर पर अंग्रेज जो है कब्जा कर लेता है, मैसूर को अधिग्रहण करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। इस प्रकार से हैदराबाद को भी अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने साम्राज्य में मिला लेती है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो कंपनी आई तो थी व्यापार करने, लेकिन मौका का तलाश करते हुए जो है आक्रमण करके, कई सारे युद्ध के जरिए हो या षड्यंत्र के तहत हो, कई सारे साम्राज्य को जीत करके अपने अंदर मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया, और फिर उस साम्राज्य पर ब्रिटिश कंपनी में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला करके जो है शासन प्रशासन चलाने का काम किया, शासन प्रशासन चलाया अंग्रेजों ने। तो 1757 की जो समय है, 1757 का जो समय है, कौन सा समय, 1757 का जो समय है, 1757 का समय, ये जो है परिवर्तनकारी बिंदु है। 1757 का समय है, ये बहुत ही अपने आप में क्या है, परिवर्तनकारी समय है, परिवर्तनकारी समय है। 1757 का समय अपने आप में परिवर्तनकारी समय इसलिए है कि 23 जून 1757 को क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। इससे पहले 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटित होती है, 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटित होती है, और वही घटना प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण भी बनता है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, और इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है इस प्लासी के युद्ध में। और इसी प्लासी के युद्ध के समय से जो है बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है साथियों, कब्जा हो जाता है। उसके बाद 1757 के समय जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा बंगाल के ऊपर राजनीतिक तौर पे हो जाता है, राजनीतिक तौर पे हो जाता है, तो इसी आसपास में 1757 के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए गवर्नर का पद लाया जाता है, गवर्नर का पद लाया जाता है। किसका पद लाया जाता है, गवर्नर का पद लाया जाता है। और सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल पर अपना कब्जा करती है, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर अपना कब्जा करती है, इसीलिए कहा जाता है बंगाल का गवर्नर, इसीलिए कहा जाता है क्या, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। और 1757 के प्लासी के युद्ध के समय जो अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा होता है, उसका नाम रहता है रॉबर्ट क्लाइव। उसका क्या नाम रहता है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव यही नेतृत्व कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है पढ़ने लिखने में उतना तेज तर्रार था नहीं। इसके माता पिता ने कई सारे स्कूल चेंज कर करके जो इसका एडमिशन करवाया, लेकिन ये पढ़ नहीं पाया। तो जो व्यक्ति या जो छात्र पढ़ नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र में जो है उसका मन ज्यादा लगता है, दूसरे क्षेत्र में उसका मन क्या होता है, ज्यादा लगता है। रॉबर्ट क्लाइव पढ़ने में तेज तर्रार था नहीं, इसको पढ़ने में रुचि थी नहीं। ये क्या करता है, ब्रिटिश कंपनी के संपर्क में आता है और उसके साथ कहाँ आ जाता है, भारत में आ जाता है। भारत में आकर के रॉबर्ट क्लाइव एक छोटा सा क्लर्क के पद पे यहाँ पे कार्यरत रहता है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव क्या था, इसमें सैन्य दूरदर्शिता जो है, रॉबर्ट क्लाइव के अंदर सैन्य दूरदर्शिता काफी ज्यादा थी। याद कीजिए, जब 20 जून 1756 को जब ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी, 20 जून 1756 को जब ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी, और बंगाल में जब यह घटना घटित हुई, तो
अंग्रेजों ने अपना 3 मुख्यालय नगर बसाया था। पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे 3 मुख्यालय नगर बनाया था, जिसमें से एक बंगाल में था, एक मद्रास में था और एक मुंबई में था। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से एक कंपनी जाती है कहां? बंगाल। मद्रास से एक ब्रिटिश कंपनी कहां जाती है? बंगाल की तरफ जाती है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। क्यों जाती है? कि 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी, उसी ब्लैक होल की घटना को बदला लेने के लिए। और जब यह बंगाल कुछ करता है, उसके बाद वहां जाकर के जब समय व्यतीत होता है और 23 जून 1757 का जो युद्ध होता है, यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही युद्ध होता है और इस युद्ध जो है अंग्रेजों के पक्ष में रहता है, यानी कि अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाता है और सिराजुद्दौला को हरा देता है। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव ये युद्ध को जिताने का भी काम किया अंग्रेजों के पक्ष में रॉबर्ट क्लाइव जो है नेतृत्व करके इस युद्ध को जिताने का भी काम किया। और रॉबर्ट क्लाइव जब भारत में आया था तो ब्रिटिश कंपनी के तरफ से कई एक सारे छोटे छोटे युद्ध लड़े, जैसे कि दक्षिण भारत में भी कई एक सारे छोटे छोटे युद्ध लड़े और सब युद्ध को ये जीतता गया। इसके नेतृत्व में कई सारे युद्ध जीते। तो इसलिए जब बंगाल का गवर्नर का पद लाया गया, सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए बंगाल का गवर्नर का पद लाया गया। तो बंगाल का गवर्नर का पद जब लाया गया तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर यही बनता है, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव बनता है। पहला गवर्नर यही रहता है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव रहता है। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव रहता है, बंगाल का पहला गवर्नर। जब 1757 के समय में प्लासी का युद्ध हो जाता है और अंग्रेजी कंपनी जो है बंगाल पर अपना कब्जा कर लेती है, तो 1757 से लेकर के 1857 तक भारत पर ब्रिटिश कंपनी का शासन रहता है। 1757 से लेकर के 1857 तक भारत पर किसका शासन रहता है? ब्रिटिश कंपनी का शासन रहता है। ब्रिटिश कंपनी का शासन रहता है 1757 से 1857 तक। जब 1857 में सैनिक विद्रोह होता है, जब 1857 में भारत में सैनिक विद्रोह होते हैं, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, सैनिक विद्रोह होता है, तो ब्रिटेन में बैठे क्राउन यानी कि ब्रिटेन की महारानी या राजा, वहां के जो महाराजा होते हैं या रानी जो होती है, ब्रिटेन के शासक, उसको पता चलता है कि भारत में शासन प्रशासन कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी से नहीं संभल रही है, अंग्रेजी कंपनी से नहीं संभल रही है। तो 1858 में क्या होता है? 1858 में एक चार्टर एक्ट पारित किया जाता है। 1858 में एक चार्टर एक्ट पारित करके जो है ब्रिटिश कंपनी से जो ब्रिटिश कंपनी भारत पर अपना शासन कर रही थी, उस शासन प्रशासन को ब्रिटिश कंपनी से ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेता है और 1858 से लेकर के सन 1947 तक भारत में जो शासन प्रशासन चलाने का काम होता है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाता है, या ब्रिटेन की महारानी के द्वारा किया जाता है, या वहां के महाराजा के द्वारा किया जाता है, या मतलब ब्रिटेन के संसद के द्वारा किया जाता है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो साथियों, जब 1757 में प्लासी की युद्ध हुई और उस युद्ध में जीतने के बाद जब बंगाल पर कब्जा करता है अंग्रेजी कंपनी, और जब शासन प्रशासन चलाते चलाते जब 1857 की क्रांति होती है, तो ब्रिटेन की संसद को जब पता चलता है कि भारत की शासन प्रशासन अंग्रेजी कंपनी से नहीं संभल पा रही है, तो फिर क्या होता है? 1858 में एक चार्टर एक्ट पारित किया जाता है और 1858 से लेकर के 1947 तक यहाँ पर ब्रिटेन संसद का शासन चलता है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत पर जो ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिशों ने जो शासन किया वह 2 चरणों में किया। 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेजी कंपनी ने यहाँ अपना हुकूमत चलाया। 1757 से 1857 तक 100 वर्षों तक जो है लगभग ब्रिटिश कंपनियों ने अपना हुकूमत चलाया, और 1858 से 1947 तक ब्रिटेन के संसदों ने, ब्रिटेन की सरकारों ने अपने भारत पर क्या चलाया? अपना हुकूमत चलाया, और यहाँ जो है यहाँ के लोगों के ऊपर शासन प्रशासन चलाने का काम किया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लगभग 100 वर्ष यहाँ होता है, लगभग 85-90 वर्ष यहाँ होता है, लगभग
190-95 वर्ष तक जो है भारत के ऊपर ब्रिटेनों का शासन रहा, भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन रहा, कभी अंग्रेजी कंपनियों के माध्यम से तो कभी वहां के संसदों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से। ठीक है, तो जब बंगाल में गवर्नर का पद लाया गया यहाँ की कंपनी के ऊपर नियंत्रित करने के लिए, ताकि कंपनी भारत में अच्छा से अपना व्यापार चला सके, अपने बिजनेस को अच्छा से यहाँ चला सके, तो उसको नियंत्रण में करने के लिए जब बंगाल में गवर्नर का पद लाया गया तो सबसे पहला गवर्नर बनने वाला जो व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव था। सबसे पहला बनने वाला व्यक्ति जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है कि ये मीर जाफर का क्या था, गधा था, यानी कि गीदड़ था। मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव का क्या था, गधा था या गीदड़ था। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पर मीर जाफर नाचता था, जैसे रॉबर्ट क्लाइव कहता था वैसे मीर जाफर करता था। साथियों, जब 1757 के समय प्लासी का युद्ध होता है, और 1757 में फिर से हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि जब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा करके रॉबर्ट क्लाइव बंगाल को अपने कब्जा में लेता है, उसके बाद बंगाल का जो नवाब बनाता है रॉबर्ट क्लाइव, वह मीर जाफर को बनाता है। जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है तो वह रॉबर्ट क्लाइव के इशारों पर नाच रहा होता है, और अंग्रेजी कंपनी को वह बंगाल का खजाना ही दे देता है। और जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के खजाना को खाली कर देता है ना, जब खाली कर देता है तो फिर मीर जाफर परेशान रहने लगता है। मीर जाफर इस बात का विरोध करता है डचों के साथ, और कई सारी तमाम घटनाएं होती है जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, फिर से दोहराने की जरूरत यहाँ पर नहीं। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप समझ लिए यहां तक, इससे आगे समझते हैं। जब बंगाल के गवर्नर का पद लाया गया तो 1757 से लेकर के 1772 तक बंगाल का गवर्नर का पद रहा, फिर 1773 ईस्वी के आसपास में 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट जारी होता है। 1773 में क्या होता है, एक रेगुलेटिंग एक्ट जारी होता है, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में एक एक्ट जारी होता है जिस एक्ट का नाम रहता है रेगुलेटिंग एक्ट। जैसे कि भारत में अभी भारत सरकार जो भी, मतलब भारत में शासन प्रशासन में भी जो भी भारत की सरकारें चला रही है, कुछ दिन पहले 10-15 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो जो भी नियम या बिल पास होता है संसद से, उस नियम और बिल के तहत भारत में शासन प्रशासन चलाया जाता है, या फिर जो भी कानून बनते हैं, जो भी बिल पास होते हैं, उस बिल को लागू किया जाता है, उस कानून को लागू किया जाता है। उसी प्रकार से 1773 में एक बिल आया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, ये बिल आया क्यों, तो जब ब्रिटिश कंपनी बंगाल पर कब्जा करने के बाद उन्होंने अवध पर कब्जा किया, हैदराबाद को जीता, पंजाब को जीता, मैसूर को जीता, मतलब इसमें संतोष नाम का कोई चीज ही नहीं था। ब्रिटिश कंपनी के अंदर संतोष नाम का चीज ही नहीं था। जैसे ये जीतते गया, अपने साम्राज्य को विस्तार करते गया, तो इसका शासन प्रशासन भी बड़ा होते गया, लंबा होते गया, इसका शासन प्रशासन भी लंबा होते गया। और जैसे जैसे शासन प्रशासन लंबा होते गया, उस तरीका से इसने अपने पद को भी बड़ा करते गया। तो जो बंगाल का गवर्नर कहलाता था 1772-73 ईस्वी के आसपास, 1772 के ईस्वी के आसपास, जो बंगाल का गवर्नर जो कि बंगाल में ही सिमट करके रह जाता था, और यह ब्रिटिश कंपनियों के ऊपर अपना नियंत्रण रखती थी। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह कहा गया कि बंगाल का गवर्नर अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगी। बंगाल का गवर्नर क्या कहलाएगी, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगी। सीधी सी बात में समझे तो बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर के पद के जगह बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया। बंगाल के गवर्नर के पद के जगह बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया। वो पद कब लाया गया, तो 1773 के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो साथियों एक चीज और समझते हुए चलेंगे कि बंगाल का गवर्नर सबसे पहले कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव बना। जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, यहाँ पर कई एक सारे प्रश्न बनते हैं,
है ना, कंसेप्चुअली प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और इसमें बहुत सारे छात्र जो है कंफ्यूज कर जाते हैं और वह गलत आंसर दे करके आते हैं। तो एक चीज यहां से ये समझते चलेंगे, जब बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना और 1773 ईस्वी के आसपास रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और बंगाल के गवर्नर के जगह बंगाल का गवर्नर जनरल पद लाया गया, तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर होता है, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर होता है, एकदम गौर से समझेंगे, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर होता है उसका नाम रहता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, उसका नाम रहता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग्स रहता है। और वारेन हेस्टिंग्स के ही समय जब यह बंगाल का अंतिम गवर्नर रहता है, तो इसी के समय 1773 ईस्वी के आसपास रेगुलेटिंग एक्ट ला करके बंगाल के गवर्नर के पद को परिवर्तन करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स जो रहता है, और इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट ला करके बंगाल का गवर्नर जनरल का पद लाया जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स बनता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल। तो इस बात को एकदम थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझना है कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर है, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर है, वही व्यक्ति बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और जब यह 1772 के ईस्वी के आसपास जब ये वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बन करके आए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जारी हुआ, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बने, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, वो बने वारेन हेस्टिंग्स। वो भी कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुए? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो वारेन हेस्टिंग्स। तो साथियों इस चीज को आप यहां पर क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे और साम्राज्य का विस्तार होता है, और बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल जो है सन 1773 से 1833, ये जो पद रहा 1773 से लेकर के 1833 तक ये पद बना रहा, 1773 से 1833 तक ये पद बना रहा। और 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बना रहा। उसके बाद 1833 में फिर एक चार्टर एक्ट लाया जाता है, 1833 में फिर से एक चार्टर एक्ट लागू किया जाता है, 1833 में फिर से एक चार्टर एक्ट लागू किया जाता है। और इस चार्टर एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब 1833 के आसपास क्या होता है कि ब्रिटिश कंपनियों का अधिकार बंगाल तक सीमित नहीं रहता है, ब्रिटिश कंपनियों का अधिकार बंगाल तक सीमित नहीं रहता है। वो बंगाल के साथ साथ अवध, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, ये सब क्षेत्रों में भी अपना पांव पसार रहा होता है, और उन सब तमाम क्षेत्रों को फिर दक्षिण भारत के कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रों को जीत करके अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रही होती है। तो ब्रिटिश कंपनी का जो शासन अब बंगाल के क्षेत्र तक ही सीमित न करके भारत के कई सारे भूभाग पर जो है अपना शासन उसका विस्तार हो रहा होता है। इसलिए 1833 के समय एक चार्टर एक्ट लाया जाता है, और बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था इसको बदल करके भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया। भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद जो पद लाया गया भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। तो अब यहां भी आप एक चीज ये ध्यान में रखेंगे कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल बना है वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना है। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल बना है, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल बना है, उनका नाम था बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यही बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक का जो शासनकाल है 1828 से 35 है। बेंटिक का जो शासनकाल है 1828 से क्या है? 35 है। 1828 से 35 है। और 1828 के समय ये बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 के समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। 1828 से 35 तक इसका शासनकाल रहता है, और 1828 से 35 के बीच में ही 1833 आता है। इसी के बीच में 1833 आता है।
और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह कहा जाता है कि अब ब्रिटिश कंपनियों का जो अधिकार है बंगाल तक सीमित नहीं है। ब्रिटिश कंपनियां जो है भारत के कई सारे भूभाग पर जो है अपना शासन प्रशासन चला रही है, इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, यानी कि उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और जब 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को जब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ, वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया, वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया। और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और वही बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो इस चीज को भी आप साथियों याद रखेंगे, कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना है। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल जो है आगे चल करके 1858 के समय 1858 के समय भारत परिषद अधिनियम लागू होता है। भारत का जो गवर्नर जनरल का जो पद रहता है यह 1833 से 1858 तक रहता है, 1858 तक रहता है। साथियों भारत का गवर्नर जनरल का पद जो है 1833 से 1858 तक रहता है। 1857 में एक सिपाही विद्रोह होता है और उस सिपाही विद्रोह के समय, उस सिपाही विद्रोह, इतना बड़ा सिपाही विद्रोह हुआ कि ब्रिटेन के क्राउन ने, ब्रिटेन के शासकों ने यह निर्णय लिया कि भारत में शासन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनियों से नहीं संभल रही है, ब्रिटिश कंपनियों से नहीं संभल रही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1858 का एक चार्टर एक्ट पारित किया ब्रिटेन से और कहा कि 1858 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन जो है भारत के शासन प्रशासन को अपने हाथ में लेगी, अब अपने हाथ में लेगी, ब्रिटिश कंपनियों से अब अपने हाथ में लेगी। और 1858 के चार्टर एक्ट के तहत ही, 1858 के चार्टर एक्ट के तहत ही जब भारत के शासन प्रशासन ब्रिटिश कंपनी से, जब ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में लेती है, तो भारत का गवर्नर जनरल पद के जगह पर भारत के वायसराय का पद लाया गया, भारत के वायसराय का पद लाया गया। उसको हम लोग ऊपर समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लास समझ में आ रहा है, एकदम कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना है। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। उस सिपाही विद्रोह के बाद 1858 के समय एक चार्टर एक्ट लाया गया। 1858 के समय एक चार्टर एक्ट लाया गया और इस चार्टर एक्ट के तहत यह कहा गया कि भारत की शासन प्रशासन जो ब्रिटिश कंपनियों के हाथ में है, वहां का शासन प्रशासन जो है अब क्राउन अपने हाथ में लेगी, ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में लेगी। और भारत का जो गवर्नर जनरल है उस पद के जगह पर भारत का वायसराय, वायसराय का पद लाया जाता है। भारत का वायसराय, वायसराय का पद लाया जाता है, वायसराय का पद लाया जाता है। और जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ, वही भारत का प्रथम वायसराय बना, वही भारत का प्रथम वायसराय बना। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ उसका नाम था कैनिंग। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ, अंतिम, भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और यही कैनिंग जो है, जो वायसराय का पद लाया जाता है, उस टाइम 1858 में कैनिंग का शासन रहता है और यह भारत का गवर्नर जनरल के पद पे रहता है। और जब वायसराय का पद लाया जाता है तो यह हुआ भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग बना और भारत का जो प्रथम बनता है वही कैनिंग बनता है। वही प्रथम कौन बनता है? कैनिंग। क्योंकि ये तो था ही पहले से, ये तो भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग था ही, और जब वायसराय का पद लाया गया तो कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय बना और यह जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहलाया, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहलाया। तो साथियों ऐसे 1757 से लेकर के सन 1947 तक कई एक सारे भारत में बंगाल का गवर्नर रहा, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, फिर भारत का गवर्नर जनरल रहा और फिर भारत का वायसराय रहा। तो ऐसे सभी के शासनकाल में पढ़ लेंगे तो लगभग अपना जो आधुनिक इतिहास है इसी में छिपा हुआ है। यही सबके शासनकाल में जो है पूरा आधुनिक मॉडर्न इतिहास ही छिपा हुआ है। पूरा स्वतंत्रता संग्राम, जितने भी क्रांतियां हुई, जितने भी मतलब आंदोलन हुए, सब के सब आंदोलन यही सब वायसराय के शासनकाल में जो है और गवर्नर जनरल के शासनकाल में छुपा हुआ है, छिपा हुआ है। तो सभी गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, समझने का प्रयास करेंगे कोई कौन सा गवर्नर जनरल जो है अपने शासनकाल में कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया, किसके समय में भारत की स्थिति
कैसी रही, और इस तरीका से आधुनिक इतिहास हम लोग का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब सारे के सारे गवर्नर जनरल के शासनकाल को आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, वही आपका आधुनिक इतिहास है और वहीं पर सेवा समाप्त हो जाता है। तो आइए अब एक एक गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहां से ये चीज तो आप बिल्कुल याद में मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि बंगाल का गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल का जो पहला गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव बना। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनता है। फिर अंतिम बनता है वारेन हेस्टिंग्स। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद लाया जाता है तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स बनता है। जब बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के जगह पर जब भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया जाता है तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक कहलाता है और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कहलाता है। जब इसके जगह पर भारत के वायसराय का पद लाया जाता है तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कहलाता है और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग कहलाता है। तो इस चीजों को आप दिमाग में क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। ठीक है, मिटा दें, कोई दिक्कत? चलिए और हम लोग क्या करेंगे, सबके शासन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। जब बंगाल का गवर्नर के बारे में पहले पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, गवर्नर। और किसका गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के बारे में। बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल का जो पहला गवर्नर बना था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, इसके बारे में पढ़ना है। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव का जो शासन काल रहता है 1757 से 60 और 65 से 67, इसका जो शासन काल रहता है 1757 से 1760 और पुनः 1765 से 1767। जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, गवर्नर जनरल नहीं, जब यह बंगाल का गवर्नर के पद पर आसीन होता है, गवर्नर के पद पर रॉबर्ट क्लाइव आसीन होता है, तो ये जो है यहां से बहुत सारी इसको धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसको जो है बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त होती है बंगाल के खजाना से, क्योंकि मीर जाफर इसी के इशारा पर नाचता था और मीर जाफर जो है बंगाल का खजाना ही इसको दे दिया था। तो इसको बहुत सारी धन संपत्ति की प्राप्त होती है। और जब यह ब्रिटेन लौटता है यहां से 1760 में जब ब्रिटेन लौटता है तो बहुत सारे धन संपत्ति यहां से लेकर के ब्रिटेन जाता है। तो ब्रिटेन के लोगों के अंदर एक होड़ मचा, ब्रिटेन के अंदर के लोगों के अंदर एक होड़ मचा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। और उसके बाद ब्रिटेन के लोगों को कंपनियों से जुड़ करके भारत आना चालू हुआ। 1757 से 1760 तक ये भारत के बंगाल के गवर्नर के पद पे आसीन रहता है। और इसके बाद जो है 1757 से 60 तक और पुनः 65 में क्यों आता है, तो 1764 में क्या होता है कि बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बक्सर बिहार में ही एक बक्सर जिला है और वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है बक्सर, वहीं पे बक्सर का युद्ध होता है। जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इस बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, और इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लड़ रही थी और दूसरे तरफ जो है संयुक्त सेना लड़ रही थी। भारत की संयुक्त सेना जिसमें अवध के नवाब थे, है ना, और अवध के नवाब थे और भारत की संयुक्त सेना लड़ रही थी जिसमें अवध के नवाब भी शामिल थे। तो इस बक्सर के युद्ध में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और उसके बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, इस युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि, तो इसी संधि को कराने के लिए ये जो संधि हुई है 1765 में हुई है। 1764 में युद्ध होता है, 1765 में संधि होती है और यह जो संधि है दो चरणों में होती है। तो इसी संधि को कराने के लिए पुनः रॉबर्ट क्लाइव को पुनः ब्रिटेन से भारत बुलाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि भारत के लोगों पर जो है ना रॉबर्ट क्लाइव की एक अच्छी पकड़ थी। ये भारत के लोगों की मानसिकता से यह अवगत था, भारत के लोगों के मानसिकता को जानता था कि कैसे हमें किसके साथ कैसे षड्यंत्र करना है, ये सब में रॉबर्ट क्लाइव क्या था, माहिर था। तो रॉबर्ट क्लाइव को पुनः 1765 में इलाहाबाद की संधि कराने के लिए जो है बुलाया जाता है। ठीक, और जब
1765 जब 65 की संधि होती है, 1765 की संधि होती है, तो इस संधि के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये 3 राज्यों में, ऐसे तीनों एक ही में था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा उस समय जो है एक ही प्रांत में आया करते थे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के प्रांत में जो है दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाहाबाद की संधि के तहत, जब बक्सर के युद्ध में कंपनी की जीत होती है, तो इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि कर वसूलने का, टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ, टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है टैक्स वसूलने का उतना अनुभव नहीं था, कर वसूलने का उतना अनुभव जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों पर था नहीं। तो इसने जो है बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में सिताब राय, बिहार में जो है राजा सिताब राय, है ना, बंगाल में राजा खां, मोहम्मद राजा खां, और उड़ीसा में जो है राय दुर्लभ, उड़ीसा में राय दुर्लभ। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो है टैक्स वसूलने का अधिकार, दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो उसको उतना अनुभव था नहीं। तो बिहार में अपना विश्वसनीय लोग सिताब राय, बंगाल में राजा खां और उड़ीसा में राय दुर्लभ, इन तीनों को जो है उप दीवान ने नियुक्त किया, उप दीवान। और ये मतलब जो इसके अपना लोग थे, मतलब विश्वसनीय लोग थे, जो भारतीय विश्वसनीय लोग थे, उसको जो है ये उप दीवान ने नियुक्त किया, टैक्स वसूलने के लिए उप दीवान ने नियुक्त किए। तो ये भी चीज याद रखेंगे, बिहार में उप दीवान किसको नियुक्त किया था, तो सिताब राय को, बंगाल में मोहम्मद राजा खां को, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया था। उड़ीसा में राय दुर्लभ को क्या किया था, ये नियुक्त किया था। और जब दीवानी अधिकार जब प्राप्त हुई किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन यहाँ पे चालू किया। द्वैध शासन का मतलब यह हुआ कि अभी भारत में जैसे कि मोदी सरकार है वर्तमान में, तो सरकार का मुख्य रूप से काम यह होता है कि यहाँ की जनता से टैक्स वसूलना। टैक्स, कई सारे टैक्स होते हैं जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से भी देते हैं, कई सारे टैक्स को अप्रत्यक्ष रूप से भी देते हैं। जैसे कि एक मार्कर हमने खरीदा है, इस पर भी हमने कुछ पैसा टैक्स दिया होगा। एक साबुन खरीद करके लाते हैं, उस पर भी टैक्स इंक्लूडेड रहता है, कुछ ना कुछ पैसा टैक्स हम लोग देते हैं। जितने भी हम सामान खरीदते हैं, उपयोग की सामान, सब पर हम टैक्स देते हैं, है ना। बिना टैक्स का कोई वस्तु है ही नहीं। और अभी तो और जीएसटी जो है सबके नाक में दम कर रखा है। तो भारत सरकार का क्या काम है, जनता से टैक्स वसूलना, टैक्स लेना, और उस टैक्स से राज्य का विकास करना, राज्य का विकास करना, और फिर जनता के ऊपर शासन प्रशासन चलाना। तो जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, तो सब टैक्स वसूल करके कौन रख लेता था, अंग्रेज रख लेता था। और बंगाल के नवाब को कुछ पैसा देता था, कुछ नहीं देता था, आधे याद रख लेता था, कुछ नहीं देता था। तो जब भाई टैक्स वसूल करके सब पैसा अंग्रेजी कंपनी रख ली, तो फिर जो है बंगाल के नवाब क्या करेंगे, वो बंगाल का विकास कैसे करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, बंगाल का विकास होगा नहीं। और वही बंगाल जो है धीरे धीरे जो है कंगाली की तरफ चला जाता है। क्यों चला जाता है, तो यही द्वैध शासन के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूल करके अपने पास रख लिया करती थी, और जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे उसको शासन प्रशासन बंगाल में चलाने के लिए उनके खजाना में पैसा नहीं रहता था। तो एक तरफ टैक्स वसूलने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, और दूसरे तरफ बंगाल में शासन प्रशासन चलाने का काम बंगाल के शासक कर रहे हैं, बंगाल के नवाब, जैसे कि मीर जाफर हुआ, मीर जाफर के बाद मीर कासिम हुआ। इस तरीका से जो है, जब बक्सर की युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर दीवानी अधिकार अंग्रेज को प्राप्त हुआ, तो दो तरह के शासन चलने लगे बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में। दो तरह के शासन, एक अंग्रेजी कंपनी टैक्स वसूल करके शासन करती थी, टैक्स का सारे रकम अपने पास रख लेती थी, कुछ रकम जो है बंगाल के नवाब को दिया करती थी, और वही उस क्षेत्र में जो है शासन प्रशासन चलाने का काम कौन करते थे, बंगाल के नवाब करते थे। तो द्वैध शासन जो है ये कब से कब तक रही, इसको देख लेते हैं। तो द्वैध शासन जो है बंगाल में
1765 से 1772 तक लागू रही। 1765 से 1772 तक, 1765 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन जो है बंगाल में लागू रहा, और इस द्वैध शासन को रॉबर्ट क्लाइव लागू किया था। और द्वैध शासन के कारण बंगाल में भारी नुकसान होता है। बंगाल में भारी नुकसान होता है, यहाँ पर जो है बेरोजगारी छा जाती है, यहाँ में भूखमरी छा जाती है, सही तरीके से विकास नहीं हो पा रहा होता है। वही बंगाल जो अलीवर्दी खां के समय स्वर्ग कहा जाता था, वही बंगाल धीरे धीरे क्या होने लगता है, कंगाली की तरफ जाने लगता है। जब 1772 के आसपास में बंगाल का गवर्नर बनकर के वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, और ये देखते हैं कि बंगाल में इतना भूखमरी क्यों छाया हुआ है, बंगाल इतना गरीबी की ओर क्यों गया हुआ है, बंगाल में इतनी बेरोजगारी क्यों है, बंगाल के लोग इतने विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। वही बंगाल जो अपने आप में कभी समृद्ध कहलाता था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने यह पाया कि बंगाल में जो कंगाली का जो कारण है, ये मुख्य रूप से द्वैध शासन है। तो द्वैध शासन व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। वारेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। तो द्वैध शासन को समाप्त कौन किया, तो समाप्त कौन किया, वारेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। और वही द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया था क्लाइव। द्वैध शासन को कौन लागू किया था, क्लाइव किया था। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि द्वैध शासन व्यवस्था किसको कहा जाता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दिया गया। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, इसको जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी गई, और जिस व्यक्ति ने संज्ञा दिया उसका नाम था विलियम पिट। और विलियम पिट जो था ये ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटेन का क्या था, राजा था विलियम पिट। और विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को क्या बोला, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दिया। क्यों, क्योंकि इन्होंने इलाहाबाद की संधि कराया। इसके समय में जो है प्लासी का युद्ध जीता गया। इसी के समय में कई सारे छोटे छोटे जो है साम्राज्य को जीत करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। साथियों ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इसके बाद जो है वेंसीटार्ड का शासन काल आता है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर के 1760 तक, 1757 से 1760 तक बंगाल के गवर्नर के पद पर रहा रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद 1760 से लेकर के 1764 तक, 1760 से लेकर के 1764 तक जो बंगाल के गवर्नर के पद पर रहा उसका नाम था वेंसीटार्ड। 1760 से लेकर के 1764 तक साथियों वेंसीटार्ड रहता है बंगाल के गवर्नर के पद पर। और वेंसीटार्ड के समय ही 1760 से 1764 तक ये बंगाल के गवर्नर के पद पर रहता है। और इसी के समय में जो है साथियों बक्सर का युद्ध होता है। तो याद रखेंगे बक्सर के युद्ध के समय प्रश्न पूछे जाते हैं, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जो थे वेंसीटार्ड थे। और इन्हीं के समय में जो है बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध में जब इस ब्रिटिश कंपनी को जीत मिल जाती है और जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, तो उसी इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव को पुनः भारत बुलाया जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव 1765 से लेकर के 1767 तक पुनः भारत आता है और बंगाल के गवर्नर के पद पर आसीन रहता है। तो ये था वेंसीटार्ड के बारे में। वेंसीटार्ड के बाद वेरेलास्ट का शासन काल आता है। वेरेलास्ट और वेरेलास्ट का जो शासन काल रहता है 1767 से लेकर के 69 तक, 1767 से लेकर के 1769 तक जो है वेरेलास्ट का शासन रहता है साथियों, वेरेलास्ट का शासन रहता है। वेरेलास्ट के शासन के समय में ही आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसके समय में जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसके समय में साथियों। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि वेरेलास्ट के समय में ही आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1767 से लेकर के 1769 के समय एक आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये वेरेलास्ट के समय हुआ था साथियों। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। वेरेलास्ट के बाद जो है अगला बंगाल के गवर्नर के पद पर जो आसीन रहता है उसका नाम रहता है कार्टियर। वेरेलास्ट के बाद जो बंगाल के गवर्नर के पद पर जो आसीन होता है उसका नाम रहता है कार्टियर। और कार्टियर का जो शासनकाल है 1769 से लेकर के कब से कब तक रहता है, 1772 तक रहता है। और साथियों इस टाइम जो है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था चल रही होती है। और द्वैध शासन व्यवस्था के कारण कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजी कंपनी को थी और शासन प्रशासन चलाने का काम
बंगाल के नवाब का था, बंगाल के नवाब का था। और सारे कर वसूल करके जो है ब्रिटिश कंपनी अपने पास रख लिया करती थी, जिस वजह से जो है जब बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुआ तो 1769 से 72 आते समय बंगाल में जो है भयंकर अकाल पड़ा, बंगाल में जो है भयंकर अकाल पड़ा। तो साथियों एक चीज आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था। तो दोस्तों बंगाल में भयंकर अकाल जो है 1769 से 72 के समय में पड़ा था। और इस टाइम बंगाल के जो गवर्नर के पद पर जो आसीन था यह कार्टियर था। कार्टियर को याद रखना इसलिए महत्वपूर्ण है कि कार्टियर के समय में ही दोस्तों बंगाल में अकाल पड़ा था, बंगाल में अकाल पड़ा था, इसलिए कार्टियर को आप ध्यान में रखेंगे। बक्सर का युद्ध हुआ था वेंसीटार्ड के समय, इस वजह से आप वेंसीटार्ड को भी याद रखेंगे कि बक्सर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, तो वेंसीटार्ड के शासनकाल में हुआ, जो कि बंगाल के गवर्नर के पद पर आसीन था। साथियों बंगाल के गवर्नर के पद पर आसीन था। दोस्तों कार्टियर के समय बंगाल में जो है अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा 72 में, 1767 से लेकर के 1769 से लेकर के 1772 के आसपास जब बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। और 1772 में जब इसकी सेवा समाप्त होती है, उसके बाद जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के पद पर आते हैं 1772 में, तो इन्होंने ये पता लगाया कि बंगाल में अकाल पड़ने का आखिर कारण क्यों है, यहाँ पर बेरोजगारी क्यों है, लोग दर दर भटक क्यों रहे हैं, यहाँ जो है बंगाल भुखमरी की तरफ क्यों जा रहा है। तो इन्होंने पाया कि बंगाल, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र पर जो दीवानी अधिकार है वो अंग्रेजों को प्राप्त है, अंग्रेज कंपनी को प्राप्त है, जिस वजह से बंगाल के नवाब के खजाने में पैसा जा ही नहीं पाता है। टैक्स की वसूली जो होती है वो ब्रिटिश कंपनी अपने पास रख लेती है, और इस वजह से जो है बंगाल का विकास थम गया है, बंगाल जो है धीरे धीरे गरीबी की तरफ जा रहा है। तो इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। साथियों द्वैध शासन व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये सब चीजें थी बंगाल के गवर्नर के पद के बारे में। और जब वारेन हेस्टिंग्स का पद आता है उसी समय जो है एक रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। बंगाल के गवर्नर के पद की जगह 1773 के समय यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के समय ही बंगाल के गवर्नर के पद पर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया जाता है। तो साथियों बंगाल के गवर्नर के बारे में आपने पढ़ा, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जाना, रॉबर्ट क्लाइव के बाद आपने जो है वेंसीटार्ड के बारे में जाना, वेरेलास्ट के बारे में जाना और कार्टियर के बारे में जाना। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद 1857 की क्रांति को देखेंगे, उसके बाद गांधी युग को देखेंगे, और गांधी युग को देखते देखते हम लोग 1947 तक पहुंच जाएंगे। देश को आजाद करवा देना है आधुनिक इतिहास में। तो साथियों अगर आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है तो साथियों आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी जोश जुनून के साथ पढ़ाई करते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद,